पार्टी को इस बात की बड़ी चिंता होने लगी थी कि राजा भैया और उनके साथ जो ठाकुर क्षत्रिय विधायक हैं और क्षत्रिय राजनीति के महत्वपूर्ण लोग हैं वो एक साथ बीजेपी के पाले में जा सकते हैं और उन सारे लोगों को एक साथ जाना, जिस तरह का चुनावी माहौल है उसमें समाजवादी पार्टी के लिए ये एक बहुत बड़ा सवाल था, बहुत मुश्किल सवाल था। क्योंकि राजा भैया ने इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो इसका जो नैतिक पक्ष है, इस पूरे जो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, मुख्यमंत्री जब आए उन्होंने बड़ी बड़ी नैतिकता की बातें की, लेकिन आज हम खुद जानते हैं कि कई मंत्री ऐसे हैं जिन पर या बलात्कार के आरोप हैं, जिन पर लोकायुक्त की जांच चल रही है जमीन हथियाने के मामले पर, जिन पर हत्या या अपहरण या इस तरह के बड़े मामले हैं। तो उस तरह के अपराधी मंत्रियों को ये सरकार संरक्षण दे रही है। ठीक है। दूसरी तरफ राजा भैया को एक तरह से मजबूर किया गया कि वो इस्तीफा दें। राजा भैया निर्दलीय विधायक थे, उन्होंने बहुत साहस दिखाया, क्योंकि एक निर्दलीय विधायक को एक बार इस्तीफा देने के बाद दोबारा वो सत्ता में आए, ये बात शायद बहुत आसान नहीं होती, वो भी उत्तर प्रदेश में जितना प्रबल बहुमत समाजवादी पार्टी के पास था। ठीक है। राजा भैया तो उस अपनी परीक्षा में खरे उतरे, लेकिन दूसरी तरफ राजाराम पांडे थे जिन्होंने कुछ अशोभनीय टिप्पणियां 2 महिला डीएम्स के बारे में की थी, उनको पद से हटा दिया गया। और अगर जो दागी लोग हैं, पारस का मामला हो, ठीक है, पारस पर आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन अदालत ने गैर जमानती वारंट उनके खिलाफ जारी किया है, बड़ा मामला है। ऐसे मामले पर क्या मानदंड जो राजा भैया के लिए था वही मानदंड पारस के लिए नहीं होना चाहिए? और बड़ी बात जो आजम खान है, आजम खान का सवाल, आजम खान समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता हो सकते हैं, आजम खान मुस्लिम वोट बैंक को प्रभावित करने वाले बहुत बड़े कारक हो सकते हैं, लेकिन आजम खान के खिलाफ जो हाईकोर्ट में मामला मुजफ्फरनगर के पुलिसकर्मियों की तरफ से है, जिसमें उन पुलिसकर्मियों ने अदालत में कहा है कि साफ साफ अरुण सिरोही जो डिप्टी एसपी हैं उन्होंने कहा है कि जो अभियुक्त थे 7 लोग जो गिरफ्तार किए गए थे 2 लड़कों की हत्या में, उनको आजम खान साहब की सिफारिश पर छोड़ा गया और इसकी वजह से स्थितियां बिगड़ी। तो आजम साहब और सरकार को 4 हफ्ते में हाईकोर्ट ने नोटिस भी जारी किया जवाब देने के लिए। तो क्या ऐसी परिस्थिति में आजम खान जो खुद को भी बहुत बड़ा एक नैतिकता का प्रतीक बताते हैं, उनको क्या खुद इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए जैसा राजा भैया ने दिया था? क्या इस तरह की घोषणा उनको नहीं करनी चाहिए? ठीक बात है। समाजवादी पार्टी बहुत दोहरे मानदंड अपना रही है और अपनी ही पार्टी के दागियों को बचाने की बात तो दूर, ये जो दूसरे दागी हैं, जब अखिलेश मुख्यमंत्री बने थे, चुनाव में उन्होंने क्या कहा था उसको अगर भूल भी जाए, जब वो मुख्यमंत्री बने थे तब भी उन्होंने कहा था जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश की गरीब जनता का पैसा पत्थरों में बर्बाद किया है, रिश्वतखोरी में बर्बाद किया है, वो सारे लोग कानून के हिसाब से जल्द उनकी जगह जेल के अंदर होगी। ठीक बात है। आज हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं कौन जेल में गया। अगर जो लोग जेल में हैं, कुशवाहा जैसे लोग, बैकडोर एंट्री समाजवादी पार्टी के हिस्से हो गए और वो वीआईपी हो गए। एक भी व्यक्ति, मायावती ने अपने शासनकाल में 8-9 मंत्रियों को रोज हर हफ्ते एक मंत्री को वो बर्खास्त करती थी जो उन पर आरोप थे लोकायुक्त की जांच के, उन आरोपों पर। इसी सरकार ने लोकायुक्त को बनाया, उनको विस्तार दिया, उन पर भरोसा कायम किया, लेकिन उसी लोकायुक्त की जो जांच की रिपोर्ट है, उन अपने नहीं जो बीएसपी के भ्रष्ट हैं उनको तक ये सरकार पाल रही है। तो इस सरकार से हम नैतिकता की उम्मीद कैसे कर सकते? ठीक है। एसपी यादव साहब, अगर नैतिकता का तकाजा, नैतिकता के तकाजे को तराजू माना जाए और आजम खान साहब को, राजा भैया को अलग अलग पर्दों में बिठाया जाए, तो राजा भैया की जो नैतिकता है वो आजम खान साहब से तो बहुत अव्वल दर्जे की है। राजा भैया नैतिकता में 100 नंबर लेकर पास हुए और आजम खान साहब अभी तक मंत्री पद की लालच में चिपके हुए कुर्सी से, जब कितने बड़े बड़े आरोप लगे। क्या आजम खान साहब को राजा भैया से सीखना नहीं चाहिए कि नैतिकता कहते किसे हैं? देखिए ऐसा है अतुल जी, पहली बात तो देखिए 3 पॉइंट में मैं बात करूंगा। पहली बात तो जो बीजेपी के नेताजी ने कहा कि समाजवादी पार्टी अपराधियों पार्टी है, तो अरे मेरा सवाल, पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर आप 30 मुद्दों पर बात कीजिएगा। 10 सरगना, पहले मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। नहीं, ना कि नैतिकता के तकाजे पर राजा भैया के आगे आजम खान साहब का कद छोटा नहीं पड़ गया क्या? क्योंकि उन्होंने कहा है, देखिए
देखिए ऐसा है, आजम खान साहब जहां तक सवाल है, न्यायिक जांच हो रही है। जब एक रिटायर्ड हाई कोर्ट के, अरे भाई राजा भैया के ऊपर आरोप लगे तो राजा भैया ने इस्तीफा दिया कि नहीं दिया? जो है आजम खान साहब के ऊपर इतने बड़े बड़े नरसंहार जितने आरोप लग रहे हैं, जो लोग मुजफ्फरनगर हिंसा में मारे गए वो नरसंहार था। आजम खान साहब का इस्तीफा क्यों नहीं लिया जाता? जब क्लीन चिट मिल जाए उन्हें फिर मंत्री बना दीजिएगा। सर्वदलीय समिति जांच कर रही है। देखिए सर्वदलीय समिति की बात करें जिसमें साथ में 5 सदस्य समाजवादी पार्टी के, जो चीज जांच हो रही है। विजय बहादुर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय बहादुर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप अभी तक मायावती जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी के बागी सांसद के तौर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। भाई विजय बहादुर सिंह साहब, बहुत स्वागत आपका समाचार प्लस पर। जी, ये बताइए, आज राजा भैया ने जो एक मंत्री पद की दोबारा से शपथ ली और जिन आरोपों के चलते उन्होंने 2 मार्च को इस्तीफा दिया था, आज जब उनको 1 अगस्त को क्लीन चिट दी सीबीआई ने अपनी फाइनल रिपोर्ट में, उनको दोबारा मंत्री बनाया गया। क्या समाजवादी पार्टी में शामिल जितने मंत्री हैं, आजम खान साहब समेत, बलात्कार के आरोप झेल रहे मनोज कुमार पारस समेत, क्या सभी मंत्रियों को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं देना चाहिए? और अगर ये इस्तीफा नहीं देते तो क्या राजा भैया की नैतिकता के आगे ये सारे बौने नहीं हो गए? नहीं, देखिए, राजा भैया ने एक प्रजातंत्र की परंपरा को बहुत बढ़िया, उन्होंने एक लाल बहादुर शास्त्री की तरह अपने को पेश किया। उसका ये पूरा प्रतापगढ़ जानता था कि उस कत्ल में उनका कोई दूर दूर से रिश्ता नाता नहीं था। उन्होंने इस्तीफा ही नहीं दिया। ये भी कहा चैनल के जरिए, मैंने सुना कि सीबीआई से मेरी जांच हो। सीबीआई ने माइक्रोस्कोपिक लगा करके हर चीज 100 से ज्यादा गवाह लिए। अरे भाई, पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ, नार्को टेस्ट हुआ, तमाम तरह के टेस्ट। नहीं, नार्को टेस्ट उन्होंने खुद कहा कि निराले कराया जाए। हाँ, वॉलंटियर किया। हाँ हाँ। तो अब एक बार भारी अन्याय हुआ था, वो न्याय हो गया। और ऐसी परंपरा सबको करना चाहिए अगर ऐसी बात आए। अब ये उन लोगों का ईमान है जिनका आप नाम ले रहे हैं, और उनके मुखिया का कर्तव्य है कि अब राजनीतिक इस परंपरा को निभाएं। जी, तो क्या राजा भैया के साथ भेदभाव कर रही है समाजवादी पार्टी सरकार? और आजम खान साहब की सगी है और राजा भैया जिनको क्लीन चिट मिल गई, उनको क्लीन चिट मिलने के 2.5 महीने बाद आप मंत्री बनाते हैं। देखिए, ये उत्तर जो वहाँ के समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री उसको दे सकेंगे, लेकिन एक स्वतंत्र नागरिक होने के नाते, एक संविधान की वकालत करने के 35 साल के नाते, उन्होंने एक संवैधानिक परंपरा को जो निभाया है, उससे सब लोग जो कानून के प्रेमी हैं वो उनका धन्यवाद देंगे और उनकी प्रशंसा करेंगे। ये मेरा कहना। चलिए, मंत्री जी, सवाल मेरा वही है कि जब नैतिकता की बात करूं तो नैतिकता में किसका कद ऊंचा, राजा भैया का या आजम खान का? क्योंकि ये 2 विपरीत ध्रुव हैं। देखिए ऐसा है, यहाँ कोई कंपटीशन है। मैंने बता दिया कि जब संसदीय समिति, विधानसभा की समिति जांच कर रही है, न्यायिक जांच हो रही है, तो इसमें ये उंगली उठाना कि मतलब ये इस्तीफा दे, वो इस्तीफा दे, और एक स्टिंग ऑपरेशन जिसके बारे में कट एंड पेस्ट, आजकल तो जिसको चाहो उसके खिलाफ कुछ ना कुछ जो है इधर, तो आप उस चैनल के खिलाफ केस कर दीजिए। आपने उस चैनल के खिलाफ केस क्यों नहीं किया? दोनों प्रकरण अलग अलग हैं। राजा भैया ने जो है, हाँ, तो वो जांच कमेटी होगी तो किया जाएगा। जांच कमेटी की रिपोर्ट आने दीजिए। और जहां तक बीजेपी वाले कहें, तहसीलदार सिंह कौन है? जो नेता, जो 10 सरगना थे, हाँ। वो नेताजी के खिलाफ चुनाव 91 में लड़ा है। जय सिंह चौहान, अरे आप 91 पहुंच, 2013 चल रहा है, 91 पहुंच रहे हैं, शामिल थे। वो कौन जो है साधु संत है? अरे भाई 2013 चल रहा है, 91 पहुंच रहे हैं, ऐसा मत कीजिए ना। दोहरी नीति अपना रही है। हाँ, गोविंद पंत राजू, क्या आजम खान साहब को राजा भैया से मुलाकात करने के लिए भेजा मुलायम सिंह जी ने? यह मुलायम सिंह जी का एक मास्टर स्ट्रोक था और ये इस बात की बानगी थी कि मुलायम सिंह जी चाहते हैं कि आजम खान साहब का जो दबदबा लगातार बढ़ रहा है, जो टीपू के ऊपर भी हावी हो रहा है, उसको नियंत्रित किया जाए। और इसीलिए उनके विपरीत ध्रुव राजा भैया के साथ न्याय करके उनको लेकर आया जाए, जिससे वो राजनाथ सिंह से मुलाकात करने के बाद जो बीजेपी में जाने का मन बना रहे हैं, ऐसी अटकलें आ रही थी,
उन अटकलों को खारिज किया जाए? नहीं, उन अटकलों को खारिज करने के लिए तो आज उनको शपथ दिलाई गई है, ये बात बिल्कुल साफ है। क्योंकि अगर उनको शपथ वापस दिलाई जानी थी, जिस तरह का कि राजा भैया ने खुद कहा था कि मैं खुद को प्रस्तुत कर रहा हूं, मैं इस्तीफा दे रहा हूं और जांच में अगर मैं निर्दोष पाया जाऊंगा तभी मुझे वापस लिया जाए, तो 1 ही अगस्त को उनको बना दिया जाना चाहिए था। काफी समय तक उसको लटकाए रखा गया। और मुजफ्फरनगर जो दंगा हुआ उसके बाद जिस तरह की परिस्थितियां बनी, उन परिस्थितियों में लगातार एक तरह का ध्रुवीकरण वोटों का हुआ और वही समाजवादी पार्टी के लिए चिंता का विषय बना। राजा भैया उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय राजनीति में इस वक्त कम से कम उनका एक खास दर्जा है। जब उन्होंने इस्तीफा दिया था उस वक्त भी समाजवादी पार्टी के विधायकों समेत 1 दर्जन से ज्यादा बड़े क्षत्रिय नेता उनके साथ थे। और जब वो दोबारा से उनके खिलाफ सीबीआई ने जब उनको एक तरह से क्लीन चिट दी, उस वक्त भी उनके घर जश्न मनाने वालों में समाजवादी पार्टी के 35 विधायक नेता, 35 एमएलए, तो वो ये एक बड़ी चिंता मुलायम सिंह के लिए थी। जहां तक आजम खान का अखिलेश पर हावी होने का सवाल है, आजम खान जो हैं उनका व्यक्तित्व एक खास तरह का व्यक्तित्व है और उस व्यक्तित्व की एक खूबी है कि वो अपने ऊपर किसी को हावी नहीं होने देते। और ये बात मुलायम सिंह यादव भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मुलायम सिंह यादव के जब दौर था उस दौर में भी कई बार ऐसी स्थितियां आई जब वो नाराज हो जाते थे। जैसे इस बार वो 8 कैबिनेट की बैठकों में नहीं गए, ऐसे ही वो कहीं जाते नहीं थे, फोन उनका नहीं मिलता था और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री होते हुए उनको मनाने उनके पास जाते थे। तो वो उनकी अपना व्यक्तित्व है। मुझे नहीं लगता कि अगर वो अखिलेश के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको इतनी आसानी से उस हावी होने की आदत से अलग किया जा सकेगा। ये नहीं, तभी तो मास्टर स्ट्रोक गोविंद भाई मारा गया ना कि आजम खान साहब को उनके धुर विरोधी राजा भैया के घर भेजा गया कि जाओ, आप जाओ मनाने के लिए, आप जाओ उनको जौहर विश्वविद्यालय में बुलाने के लिए कि सब आप आना और फीता काटना। ये इसी रणनीति का हिस्सा था क्योंकि आजम खान साहब लगातार दबाव बनाते जा रहे थे। कभी मुलायम सिंह साहब को कहना पड़ता था कि आजम मुझसे नाराज हो ही नहीं सकते, वो कैबिनेट की बैठक में क्यों नहीं आते, आप अखिलेश से पूछिए। अखिलेश जाते हैं 55 मिनट तक उनको मनाते हैं घर जाकर, चाचा 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 आप तो हमारे चाचा हो। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री जी कहते। जब मेरठ के प्रभारी पद से हटाए गए तो अखिलेश को रामपुर जाना पड़ा उनको मनाने के लिए। तो भाई इस प्रदेश में मुख्यमंत्री का इकबाल चलेगा या कोई सुपर सीएम के तौर पर मुख्यमंत्री को डिग्रेड करेगा? अगर एक नौजवान व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया आपने तो आप उसको अधिकार दीजिए ना कि वो फैसले ले सके। नहीं, जहां तक मुख्यमंत्री को फैसले लेने के अधिकार से रोकने की बात कही जाए तो अकेले आजम ऐसे नहीं है जो उनको इस तरह से रोक सकते हैं। सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में मतलब कभी कोई कहता है 5.25 मुख्यमंत्री हैं, कोई कहता है 5.5 मुख्यमंत्री हैं। अलग अलग संख्याएं मुख्यमंत्रियों की गिनाई जाती है। तो उनको जो स्वतंत्र मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने से रोकने के फैक्टर्स बहुत ज्यादा हैं। अभी भी जो स्थिति है, आज मुलायम सिंह यादव जी ने जो अपने घर में बैठक ली उसमें मुख्य सचिव भी वहां मौजूद थे। तो ये समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कितना स्वतंत्र होकर अपना काम कर सक रहे हैं, ये एक अलग बात है। जहां तक आजम का सवाल है, निश्चित तौर पर एक रणनीति के तहत उन्हें भेजा गया था और राजा भैया के पास आजम खुद भी मुलायम और अखिलेश की सहमति ले चुके हैं जो यूनिवर्सिटी के समारोह में आने के लिए, और राजा भैया को जाकर एक तरह से मनाने की बात कही गई थी। लेकिन कुल मिलाकर जो राजा भैया की वापसी है वो उसका जो दबाव मुजफ्फरनगर कांड के बाद बना है और जिस तरह से एक क्षत्रिय राजनीति का एक नई तरह की गोलबंदी दिखाई दे रही है, उसको फिलहाल रोकने के लिए एक तरह का क्राइसिस मैनेजमेंट ये किया गया। ठीक है। एसपी यादव साहब, मेरी नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब से आज शाम 4 बजे के आसपास फोन पर बातचीत हो रही थी। उन्होंने सिर्फ एक लाइन में बात कही, कहते हैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन जो जितना बड़ा अपराधी वो उतना बड़ा समाजवादी। जी जी, और ये ऐसा है 70 बिल्ली खाए जो है बिलारा हज को चली, ये नसीम सिद्दीकी जी आप कह रहे हैं जिनके ऊपर इतनी जांच चल रही है, लोकायुक्त ने इनको तब भी आप कुछ नहीं कर रहे, सरकार आपकी तब भी आप कुछ नहीं कर रहे, आप लोग भी फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। इनके ऊपर जो है जी नहीं किया जाए। देखिए ऐसा है, अपराधियों इनके हम बलात्कारी अपराधियों का जो फौज है भारतीय बहुजन समाज पार्टी में। कम से कम मायावती की सरकार में बलात्कारी जेल तो जाते थे। पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी बांदा नरेली से विधायक हैं, नसीमुद्दीन की सिफारिश पर जेल भेजे गए थे। आप क्या कम से कम मंत्रिमंडल में तो शामिल नहीं होते बलात्कारी? नहीं पकड़े गए।
ऐसा है, वो पकड़े गए, कोई बलात्कारी नहीं है, गलत है। एक जो है 156(3) के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराना, ये कोई बलात्कारी नहीं हो गया। हाँ। और ये गलत है, ना कोई भू माफिया, ना कोई बलात्कारी है। सब साधु संत है। हमारी आप लोगों की जो कह रहे हैं, जो विपक्षी पार्टियां साजिश कर रही हैं, हाँ। आजम खान साहब से जैसे ईमानदार आदमी, हाँ। आज तक मैं कह रहा हूं इतना ईमानदार आदमी कोई हो नहीं सकता है जैसा आजम खान साहब हैं। अच्छा। मैं 33 साल से 80 से मैं जानता हूं। हाँ। उनके साथ मैंने काम किया है। नेता गोविंद पंत राजू, मैं भाई चाहूंगा जरा हाथ थोड़ा सा टिप्पणी कीजिए माननीय मंत्री जी के इस महान वक्तव्य पर। ऐसा यहाँ तक आजम खान की व्यक्तिगत ईमानदारी की बात है, तो ये तो बिल्कुल माना जा सकता है कि आजम खान उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार के सबसे ईमानदार व्यक्ति हैं, सबसे ईमानदार मंत्री हैं आर्थिक तौर पर। जी वही व्यक्तिगत ईमानदारी जो आर्थिक तौर पर। हाँ, आर्थिक तौर पर। हाँ। जो जाति ध्रुवीकरण का जो जो धार्मिक ध्रुवीकरण का जो मामला है, उस मामले में आजम खान निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण यूनिट है, समाजवादी पार्टी के एक महत्वपूर्ण नेता है। और बार बार जब भी उनके बयान आते हैं, उनके बयानों में जिस तरह की कड़वाहट होती है, उस कड़वाहट को उनकी जो व्यक्तिगत ईमानदारी है वो उनके व्यक्तित्व को बिल्कुल दो अलग अलग ध्रुवों में दिखाती है। एक तरफ उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी है कि वो एक पैसा सरकारी जो काम का है उसका व्यक्तिगत तौर पर इस्तेमाल नहीं करते, वो कोई रिश्वत नहीं लेते, रिश्वत उनके आसपास रिश्वतखोरों का कोई गिरोह नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है। ठीक है। लेकिन जब सामाजिक ध्रुवीकरण, जाति ध्रुवीकरण, धार्मिक ध्रुवीकरण में जब वो अपने मास्टर स्ट्रोक्स लगाते हैं, जब अपनी एक तरह से जहर बुझी जब अपनी जुबान खोलते हैं, तो उससे जो कड़वाहट समाज में पैदा होती है, वो उनके व्यक्तित्व को बिल्कुल एक अलग रूप देती। जी चलिए, आप सभी का शुक्रिया करने का वक्त है। उम्मीद ये करेंगे कि जितने भी दागी माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश जी यादव के मंत्रिमंडल में हैं, मैं दागी कह रहा हूं, जितने भी आरोपी हैं, अगर आप राजा भैया का इस्तीफा ले सकते हो तो फिर मनोज कुमार पारस समेत जितने लोगों के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, जितने लोगों के खिलाफ आरोप हैं, उनके इस्तीफे क्यों नहीं होने चाहिए। और समाचार प्लस पर हमारा संपादकीय पक्ष है कि अगर 1 अगस्त को राजा भैया को सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में क्लीन चिट मिली थी और 3 अगस्त को उन्होंने मुख्यमंत्री जी और मुलायम सिंह जी से मुलाकात की थी, तो 3 अगस्त को ही क्यों नहीं, या 4 अगस्त को या 5 अगस्त को उनको दोबारा से मंत्री पद की शपथ क्यों नहीं दिलाई गई। 2.5 महीने का इंतजार क्यों किया गया, यह भी इंसाफ का तकाजा नहीं है। माना कि मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है कि वो किसको अपने मंत्रिमंडल में शामिल करें, लेकिन यह विशेषाधिकार असीमित नहीं है। यह विशेषाधिकार भी लोकलाज के दायरे में है, क्योंकि यह लोकतंत्र है, यह राजशाही नहीं है। तो बेहतर होता कि एक गुडविल जेस्चर के तहत राजा भैया को पहले मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता और आजम खान हो, मनोज कुमार पारस हो या तमाम दूसरे लोग जिन जिन के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, उन सभी का इस्तीफा होना चाहिए, उनके खिलाफ निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और अगर राजा भैया ने जो नैतिकता का मानदंड सेट किया, अगर उन मानदंड या उससे उच्चतम कोटि का कोई मानदंड सेट करता है और निर्दोष साबित होता है, तो आप उसको प्रमोट कीजिए। लेकिन आरोप लगे तो जो काम राजा भैया ने किया वो काम बाकी मंत्रियों को भी करना चाहिए। यह समाचार प्लस पर हमारी ईमानदार राय है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के उस पार बात उत्तराखंड की होगी। रघुराज को वापस मिला राज, कांटों के बाद सर पर सजा ताज, मगर बाकी के दागियों का कब बजेगा बाजा, फिलहाल भैया बन गए राजा।